दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। आज की कहानी है माँ की चिट्ठी। केदार को दिल्ली गए हुए लगभग 2 दिन हो गए थे और लौटने में अभी 4-5 दिन और लगने की संभावना थी। ये चंद दिन काटने भी सलोनी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे। केदार के बिना रहने का उसका यह बिल्कुल पहला अवसर था। बिस्तर पर पड़े पड़े आखिर कोई कितनी करवटें बदलता रहेगा और आखिर कब तक खींचकर उसे उठना पड़ा था बिस्तर से। सलोनी ने घड़ी में समय देखा। 9 बज गए थे और सारा घर बिखरा पड़ा था। केदार को इस तरह के बिखराव से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। अगर वह होता तो सलोनी को डांटने के बजाय खुद ही सामान सलीके से रखना शुरू कर देता था और उसे काम में लगे देखकर सलोनी सारा आलस्य जैसे भूल जाती थी और जल्दी जल्दी उठती और स्वयं भी काम में लग जाती थी। केदार की याद आते ही सलोनी के गालों पर लालिमा छा गई। उसने उठकर घर को संवारना शुरू कर दिया। बिस्तर की चादर उठाई ही थी कि एक बंद लिफाफे पर सलोनी की नज़र टिक गई। हाथ में उठाकर उसे वह कुछ क्षणों तक देखती रही। माँ की चिट्ठी थी और पिछले 10 दिनों से इसी तरह तकिए के नीचे दबी पड़ी थी, वैसे ही बंद। केदार ने तो कई बार कहा था, अरे भाई खोल कर पढ़ लो, आखिर माँ की ही तो चिट्ठी है। पर सलोनी का मन ही नहीं हुआ। वह समझती थी कि पत्र पढ़कर उसे मानसिक तनाव ही होगा। इससे अच्छा तो चिट्ठी बंद ही पड़ी रहे। फिर से उसने लिफाफे को तकिए के नीचे दबाती हुई वह बिस्तर पर लेट गई और अतीत में जैसे विचरण करने लगी। पूरा अतीत उसके सामने एक एक करके परछाइयों की तरह सामने आने लगा। माँ का नाराज़ होना स्वाभाविक था, परंतु इसमें भी कोई शक नहीं कि वे सलोनी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। माँ कहा करती थी, मेरी सलोनी तो बिल्कुल परी है। अपनी खूबसूरत बेटी पर उन्हें बड़ा नाज था। पास पड़ोस और रिश्तेदारों में हर तरफ सलोनी की सुंदरता के चर्चे थे। सिर्फ सुंदर ही नहीं, वह गुणवती भी थी। माँ ने उसे सिलाई कढ़ाई, चित्रकला और नृत्य की भी शिक्षा दी थी। सलोनी के लिए तब से रिश्ते आने लगे थे जब वह बालिग भी नहीं हुई थी। पिताजी सिर्फ सलोनी की पढ़ाई की ही चिंता करते थे, पर माँ का तो सारा का सारा ध्यान लड़के की तलाश में लगा रहता था। यह तो अच्छा था कि उसके लिए जो भी रिश्ते आए उनमें से कोई भी लड़का माँ को अब तक पसंद नहीं आया था। आस पड़ोस और ख़ासकर रिश्तेदारों के सामने सलोनी की सुंदरता का बखान करते हुए माँ हमेशा कहती, कुंवारी बेटी छाती पर बोझ होती है और वह अगर सुंदर होने के साथ साथ गुणी भी हो तो फिर वो बोझ दोगुना हो जाता है। सलोनी के लिए योग्य वर ढूंढना बड़ा ही कठिन काम है। हम अकेले माता पिता भला क्या कर लेंगे। आप भी ज़रा ध्यान रखिएगा। कोई भी लड़का नज़र में हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। बार बार माँ के यही कहते रहने से उनकी मुँह भोली बहन सुशीला एक बार अपने रिश्ते के एक लड़के का प्रस्ताव सलोनी के लिए लाई। लेकिन लड़के का फ़ोटो देखते ही माँ सुशीला पर जैसे बरस पड़ी और चिल्लाने लगी, अरे सुशीला, तेरी आँखों को क्या हो गया है जो मेरी बेटी के लिए एक काना दूल्हा ढूंढ कर लाई है। अरे भाभी, काना कहाँ है बेचारा। ये तू क्या कह रही है विमला। लड़के की एक आँख दूसरे से थोड़ी सी छोटी है तो क्या वह काना हो गया। और नहीं तो क्या। सुशीला मौसी भी जैसे चिढ़ गई थी। अरे हाँ भाई, एक छोटी दूसरी बड़ी, काना नहीं तो और क्या कहूँ इसको। माँ हाथ नचाती हुई बोली थी, लगभग चिल्लाते हुए, मेरी बेटी में कोई भी खोट नहीं है, फिर मैं क्यों ब्याहने लगी इससे अपनी बेटी को।
माँ का क्रोध दोगुना हो गया था। उस दिन माँ ने सुशीला मौसी से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया था। इस घटना के बाद माँ रिश्तेदारों में इस बात को लेकर बेहद मशहूर होती गई कि उन्हें अपनी बेटी की सुंदरता पर बड़ा घमंड है, इसलिए बेटी के लिए उनके सामने जो भी रिश्ता आता है वह बस लड़के के दोष ही ढूंढ कर निकालती रहती हैं। माँ का तनाव अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, पर सलोनी और पिताजी माँ की पीड़ा से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। सलोनी जल्दी से जल्दी एमए कर लेना चाहती थी। उसे स्वयं भी इस बात का हमेशा डर रहता था कि अगर माँ को कोई भी लड़का पसंद आ गया और उन्हें लड़का मिल गया तो उसकी पढ़ाई पूरी न हो पाएगी। आखिर सलोनी की एमए की पढ़ाई भी हो गई, पर माँ अपनी तलाश में अब तक असफल ही रहीं। सलोनी नौकरी करना चाहती थी तो पिताजी ने उसे चुपके से उसकी इजाज़त भी दे दी। उसने आवेदन पत्र भेजने शुरू कर दिए थे। हर एक कंपनी जो उसे भाती वह वहाँ आवेदन पत्र भेज देती। इस बीच उसके लिए रिश्ते भी आते रहे। अब तो उसकी सुंदरता के साथ साथ पढ़ाई को भी ध्यान में रखा जाने लगा, जिससे माँ की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। एक दिन जब सलोनी के लिए कानपुर के एक कॉलेज से व्याख्याता पद के लिए यानी एक लेक्चरर पद के लिए नियुक्ति पत्र आया तो माँ और पिताजी दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ और अंत में माँ का निर्णयात्मक स्वर उभरा, सलोनी कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं? माँ के निर्णय का खंडन करते हुए पिताजी का प्रश्न उसे सुनाई दिया। बेकार के सवाल मत कीजिए। मैं अपनी खूबसूरत और जवान बेटी को अकेली इस तरह दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने की इजाज़त कभी नहीं दे सकती, और अगर इसे नौकरी करनी ही है तो यहीं इसी शहर में करे। विमला, समझने की कोशिश करो। सलोनी अब छोटी बच्ची नहीं रही, उसके भी कुछ अरमान है, और फिर अच्छी नौकरी बार बार कहाँ मिलती है। तुम यह न समझना कि मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ बस यूं ही बेटी समझकर, बल्कि वह अपना फैसला खुद कर चुकी है और हमें उसके निर्णय में दखल अंदाजी का हक बिल्कुल नहीं है। पिताजी ने माँ को समझाते हुए कहा। क्यों नहीं है हक भला? हम उसके क्या कोई नहीं लगते? हम उसके माता पिता हैं। अब माँ का स्वर आंसुओं में भीग गया था। यह सब सुनकर सलोनी का दिल भर आया। माँ उसकी दुश्मन बिल्कुल नहीं थी, पर सलोनी भी हाथ आया मौका खोना नहीं चाहती थी। इस बार धीरे से उसने माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, मैं अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मुझे मत रोको प्लीज़। आपको जो करना है आप करो। सलोनी के हाथों को अपने कंधों से झटकते हुए माँ पिताजी पर ही अनायास बरस पड़ी। लो, अब सुनाओ, देख लीजिएगा, आपकी लाडली हमारी नाक कटवा कर ही मानेगी। दूसरे शहर में कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहेगा। अपनी मनमानी करती फिरेगी। घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई तो सिर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर तुम ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। माँ अनाप शनाप कुछ भी कहे जा रही थी और फिर पिताजी सिर थामे सोफे पर चुप बैठ गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि माँ को आखिर क्या जवाब दें। सलोनी उन्हें अकेला छोड़कर कमरे से निकल गई थी। माँ की लाख कोशिशों के बावजूद पिताजी ने एक बार भी सलोनी को जाने से मना नहीं किया। नए शहर, नए माहौल और एक नई व्यस्तता भरी ज़िंदगी में वह अपने आप को अब ढालने का प्रयास करने लगी। आखिर उसने नौकरी ले ही ली। देखने में सलोनी स्वयं एक छात्रा सी लगती थी। अपने से ऊंचे कद के लड़कों को पढ़ाते समय प्राय वह घबरा सी जाती थी। लड़के उसके इसी शांत और
ज़रा से डरे डरे से स्वभाव का फ़ायदा उठाकर उसे छेड़ दिया करते थे और तब बेबस सलोनी का मन होता कि नौकरी ही छोड़ दे। आखिर इसमें क्या रखा था भला। कभी कभी तो वह अपने आप को बेहद अकेली महसूस करती थी। कॉलेज के अन्य प्राध्यापकों से वह वैसे भी ज़्यादा घुल मिल नहीं पा रही थी। बस अपने काम से ही मतलब रखती थी। अपना लेक्चर लेती, चुपचाप बैठती और फिर कॉलेज से निकल आती। एक दिन कुछ शरारती छात्रों ने कॉलेज से लौट रही सलोनी को रास्ते में जबरन रोक लिया। हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही मिनटों में ज़ोरों की बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे में अपने आप को इन शरारती लड़कों से घिरा पाकर उसे जैसे कंपकपी छूटने लगी। मैडम, आज आपने जो कुछ पढ़ाया वह हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आया। कृपया ज़रा फिर से समझा दीजिए। एक छात्र ने उसके समीप आकर कुटिलता से कहा। क्यों, कक्षा में क्या करते रहते हैं आप लोग जो आपको समझ में नहीं आया? चेहरे पर क्रोध भरा तनाव लाने का असफल प्रयास करते हुए सलोनी ने पूछा। दरअसल मैडम, हम क्या करें, हम कोशिश तो करते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दें, पर आप हैं ही इतनी सुंदर कि पढ़ाई भूलकर बस आपको ही देखने चले जाते हैं और कुछ होता नहीं। दूसरे छात्र ने कहा और जैसे ही उसने अपना हाथ सलोनी के चेहरे की ओर बढ़ाया, एकाएक एक मजबूत हाथ ने उसे बीच में ही रोक लिया। प्रोफेसर केदार को पास खड़ा पाकर सलोनी को दिल में और सामने बहुत सारी तसल्ली हुई। कल सवेरे आप सब प्रिंसिपल साहब के कक्ष में मुझसे मिलिएगा आकर। अब फूटिए यहाँ से। प्रोफेसर केदार के धीमे किंतु आदेशात्मक स्वर से सभी छात्र वहाँ से चुपचाप खिसक गए। सलोनी चुपचाप केदार के साथ चल पड़ी। वैसे सलोनी कई बार उनसे मिल चुकी थी कॉलेज में, पर ज़्यादा बातचीत कभी भी नहीं हुई थी। कहाँ रहती हैं आप? यहीं आसपास कहीं? केदार ने चलते चलते ही पूछा। जी, हॉस्टल में, उसने धीमे स्वर में कहा। पहले कहाँ थी? जयपुर में। फिर दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी छा गई और वे चुपचाप साथ साथ चल रहे थे कि केदार ने कहा, आप में अभी तक आत्मविश्वास नहीं आया है। आप पढ़ाते समय इतना ज़्यादा घबराती हैं कि छात्र छात्राओं पर गहरा प्रभाव नहीं छोड़ पाती। जी, मैं जानती हूँ, पर यह मेरा पहला अवसर है और मेरी पहली नौकरी। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। और यह कहते हुए दोनों चुपचाप आगे चल दिए। प्रोफेसर केदार मुस्कुरा दिए थे, पर अब ये कोशिश कीजिएगा कि आत्मविश्वास हमेशा बना रहे। वैसे उन छात्रों से मैं निपट लूँगा। अब वे आपको फिर कभी भी परेशान नहीं करेंगे। सलोनी ने एक बार सिर उठाकर उन्हें देखा था। आकर्षक व्यक्तित्व वाले केदार के सांवले चेहरे का सबसे बड़ा आकर्षण था उनकी लंबी नाक। सलोनी उनसे प्रभावित हुए बिना ना रह सकी थी। उस रात सलोनी ढंग से सो भी नहीं सकी थी। लड़कों की शरारत और केदार की शराफत का ख्याल बार बार उसके दिमाग में ऐसे कुलबुला रहा था कि वह रात भर करवटें ही बदलती रही। दोस्तों, ऐसी और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी बढ़िया कहानियाँ सुन सकें। अब आगे। उसे लगा कि वह केदार की मदद को आजीवन भूल न सकेगी। दूसरे दिन सलोनी केदार से मिली तो केदार के चेहरे पर उस घटना की याद का जैसे कोई चिन्ह ही नहीं था। सलोनी के नमस्कार का जवाब देकर वे चुपचाप से आगे बढ़ गए थे। धीरे धीरे सलोनी का केदार के प्रति आकर्षण बढ़ता चला गया। केदार ने कभी भी यह जताने की कोशिश तक नहीं की थी कि सलोनी की मदद करके उन्होंने कोई एहसान किया हो। अब जब भी सलोनी केदार को देखती, अपलक उन्हें देखती रह जाती
उसे इस प्रकार अपनी ओर देखते हुए पाकर केदार ज़रा से हैरान हो जाते और धीरे से मुस्कुरा देते, और यही मुस्कुराहट एक तीर सी बनकर सलोनी के हृदय को भेद जाती। वह उससे धीरे धीरे इम्प्रेस होने लगी थी। धीरे धीरे सलोनी का ये आकर्षण प्रेम बनकर फूटने लगा, तो उसने निर्णय लिया कि वह केदार के सामने विवाह का प्रस्ताव रखेगी। एक दिन सलोनी ने प्रोफेसर केदार को दोपहर के खाने का आमंत्रण दे दिया। होटल में सलोनी केदार के सामने यही सोचकर झेंपी सी बैठी रही कि इस बात को कहेगी कैसे। सोचते सोचते वह लगभग परेशान सी हो गई। क्या बात है सलोनी? केदार ने बातचीत में पहल की। तुम बहुत खामोश क्यों हो? कोई बात है क्या? सलोनी चुप रही। कुछ कहना चाहती हो? इतनी शांत क्यों हो भला? कुछ तो कहो। हाँ, क्या बात है? क्या फिर किसी ने परेशान किया क्या तुम्हें? क्या फिर किसी स्टूडेंट ने बदतमीज़ी की? केदार ने शरारत और आत्मीयता से भरा प्रश्न किया तो सलोनी की आंखों में आंसू बहने लगे। प्रेम की विवशता और शर्म की खाई के बीच सिर्फ एक आंसुओं का ही तो सहारा था, जो शायद उसके प्रेम की गहराई को स्पष्ट कर पाते। वह अब भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह धीरे से बोली, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपसे शादी भी करना चाहती हूँ। केदार उसी तरह संजीदा बैठे रहे। शादी ब्याह में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, केदार ने कहा तो सुनकर जैसे सलोनी चौंक गई। क्या केदार उसके प्यार को ठुकरा रहे हैं? तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती, केदार ने आगे कहा। शादी करने से पहले सब कुछ जान लो, फिर आराम से बैठ के निर्णय लेना। शादी के बाद शायद मैं तुम पर हमेशा हमेशा के लिए बोझ बन जाऊं। कहते हुए केदार ने अपनी पैंट को घुटने तक ऊपर खींच लिया। उसका घुटने से नीचे नकली पैर लगा था। देखते ही सलोनी की जैसे चीख निकल गई। वह धीरे से बोली, यह सब कैसे हुआ? कोई एक्सीडेंट या सड़क दुर्घटना से? सलोनी की आंखों से अश्रुधारा बह चली थी। वह उनके लिए सचमुच दुखी थी। उसके निर्णय में एकाएक परिवर्तन आया। पल भर में ही उसने सोच लिया कि वह शादी के बाद ही अपने माँ और पिताजी को सूचना देगी। वह यह बात अच्छे से जानती थी कि उसकी माँ उसकी शादी एक अपाहिज से कभी भी नहीं होने देंगी और उसे अपने दामाद के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएंगी। इसलिए एक सादे से समारोह में सलोनी ने केदार से चुपचाप विवाह कर लिया और माँ को पत्र लिखने के कुछ दिन बाद उनका जवाब भी आ गया था, पर सलोनी लिफाफा खोल न सकी। वह सोचने लगी कि माँ का दिल अवश्य ही टूटा होगा और पत्र भी उन्होंने उसे कोसते हुए ही लिखा होगा। सलोनी को हमेशा केवल अपने पिताजी का ख्याल आता था। माँ इस घटना के लिए पिताजी को ही जिम्मेदार ठहराती होंगी। पिताजी को भी शायद अब पछतावा ही होता होगा कि सलोनी को यहाँ उन्होंने भेजा ही क्यों। आखिर उसने उनकी नाक कटवा ही दी। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि नौकरानी की आवाज़ सुनाई दी तो वह अतीत से निकलकर वर्तमान में जैसे आ गई। मालकिन, आपकी माताजी आई हैं। माँ? सलोनी जैसे चौंक गई और अतीत से जल्दी से बाहर आ गई। कब आई? अभी कुछ ही देर पहले। वे बाथरूम में नहा रही हैं। सलोनी के मन में कई तरह के विचार एक साथ आने लगे। माँ के आने से उसका मन शंकित हो उठा। न जाने वे क्या सोचकर आई हैं और केदार के साथ न जाने कैसा व्यवहार करेंगी। अचानक उसे लिफाफे का ख्याल आया। दौड़ते हुए गई और तकिए के नीचे दबे हुए लिफाफे को खोलकर जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। बेटी सलोनी, नहीं जानती कि अगर तूने शादी से पहले
मुझे यह बताया होता कि केदार अपाहिज है तो मैं क्या निर्णय लेती। पर बाद में पता चला तो थोड़ी सी पीड़ा सिर्फ यह सोचकर हुई कि मैं अपने हाथों से तुझे दुल्हन ना बना सकी। बेटी, माँ का दिल तो केवल यही चाहता है। धीरे धीरे मैं ये महसूस करने लगी हूँ कि तूने गलत निर्णय नहीं लिया है, बल्कि अपने इस निर्णय से यह साबित कर दिया है कि तू अपनी माँ की तरह ही शारीरिक सुंदरता को महत्व देने वाली बिल्कुल नहीं है, वरन हृदय की सुंदरता को पहचानने वाली एक पारखी इंसान है। तेरे निर्णय पर मुझे पूरी तरह से नाज है। मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ, तुम्हारी माँ। सलोनी को लगा कि मारे खुशी के वजह से पागल हो जाएगी। उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसी तरह लिफाफे को तकिए के नीचे रखकर वे ज़ोर से भागकर स्नानघर का दरवाज़ा पीटने लगी। जल्दी आओ ना माँ, इतनी देर क्यों लगा रही हो? तुम्हें देखने को आंखें तरस गई हैं। इतनी बड़ी हो गई है पर बचपना अभी तक नहीं गया। वैसी ही है बच्ची की बच्ची। माँ का बुदबुदाता सा स्वर सुनाई दिया। सलोनी को लगा कि माँ जल्दी जल्दी से शरीर पर पानी डालने लगी है। वे भी उतनी ही उतावली थी उससे मिलने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि और भी बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुन सके। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।